नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शीरीन और सबसे बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से, जहां पर जो सियासी हलचल है वो अब थोड़ी और तेज हो गई है। थोड़ी ही देर में उद्धव ठाकरे सहयोगी दलों के साथ अहम मीटिंग करेंगे और इस बैठक में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेता मौजूद रहेंगे। तो बस थोड़ी देर बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली है, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेता मौजूद रहेंगे। सियासी हलचल महाराष्ट्र का लगातार तेज होता हुआ उसी दिशा में ये मीटिंग भी देखी जा रही है, क्योंकि अब ये थोड़ी देर बाद उद्धव ठाकरे के साथ सहयोगी दलों की ये बैठक, जिसमें सभी सहयोगियों के जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। अब क्या विचार विमर्श इसमें होता है, क्या कोई नई रणनीति बनाने की तैयारी, या फिर जो अटकलें महाराष्ट्र सरकार को लेकर लगातार लगती हुई नजर आ रही हैं, उन पर विराम लगाने की कोशिश इस मीटिंग में होगी। ये तमाम अहम सवाल थोड़ी देर में साफ हो जाएंगे। तो कोरोना काल में महाराष्ट्र में सियासत किस तेजी से बदल रही है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बिगड़ गए हैं। उद्धव सरकार लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना को काबू में कर पाने में नाकाम ही अब तक साबित रही है और बीजेपी ने उद्धव सरकार के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया है। पहले बीजेपी नेता नारायण राणे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल भी राज्यपाल से मिलने पहुंचे। हालांकि इन दोनों ने ही इसे एक औपचारिक मुलाकात करार दिया, लेकिन तस्वीरों में हलचल साफ आप समझ सकते हैं, देखी जा सकती है। जो पवार महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए मची जोड़ तोड़ के लिए भी इस बीच भी मातोश्री नहीं गए। उन्होंने उद्धव ठाकरे से मातोश्री में करीब 1.5 घंटे तक गुप्त मीटिंग की है और अब उद्धव ठाकरे के सरकारी आवास पर महाविकास अघाड़ी की ये बैठक। तो यहां पर ऐसे में बड़ा सवाल यही कि क्या महाराष्ट्र में सत्ता का समीकरण बदलने लगा है। तो महाराष्ट्र का सियासी गणित आखिर किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या बदलने की तैयारी है या फिर कुछ उलटफेर की तैयारी? ये तमाम सवाल अब जहन में उठते हुए, क्योंकि जो हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करती हुई, क्योंकि यहां अब थोड़ी ही देर बाद ये महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में बहुत सारी चीजें साफ भी हो जाएंगी। हमारे साथ 2 सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अभी क्या ताजा हालात, क्योंकि थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है। मेरे साथ यहां पर इस वक्त जुड़े हुए मेरे सहयोगी मुंबई से राकेश। पहले राकेश, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि अपडेट क्या है, मीटिंग शुरू हो चुकी है या फिर होने वाली है थोड़ी देर में? शिविर, देखिए अब से कुछ ही समय में वर्षा बंगले पर यहाँ पर मीटिंग शुरू होने वाली है और हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इसके अलावा सुभाष देसाई, इन नेताओं के अलावा एनसीपी से अजित पवार, जयंत पाटिल, प्रफुल्ल पटेल और अनिल देशमुख जैसे जो नेता हैं और कांग्रेस के कुछ जो सीनियर नेता है वो इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों से ये भी जानकारी मिल गई कि इस मीटिंग में जो है खासतौर से 3 पॉइंट एजेंडा जो है वो सबसे ज्यादा टॉप पर हो सकता है, जिसमें सबसे पहला जो एजेंडा है कहीं ना कहीं उद्धव सरकार के लिए वो ये कि अपने सहयोगी दलों को कॉन्फिडेंस में रखना, ताकि कहीं से भी जो है आंकड़ों की अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उन पर कोई संकट गहरा न जाए। दूसरा मेन एजेंडा ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है तमाम जो स्पोक्स पर्सन है या फिर जो भी पक्ष रखना है पार्टी का और सरकार का, वो कुछ चुने हुए लोग ही बाहर रखेंगे ताकि गलत चीजें या गलत मैसेज जो है वो लीक ना हो। इसके अलावा तीसरा जो मुद्दा है वो किस तरीके से कोरोना जैसी महामारी जो है उससे निपटा जा सके, ताकि जो एक पॉजिटिव मैसेज है वो भी कन्वे किया जा सके। ये मुख्य अहम जो एजेंडा है वो आज इस मीटिंग में हो सकते हैं, ऐसी जानकारी फिलहाल मिल गई। अब से कुछ समय में जो तमाम ये जो नेता हैं वो यहाँ आने की, जिनकी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि वो यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद मीटिंग कभी भी शुरू हो सकती है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम कदम भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए बातचीत के लिए। राम कदम जी, लगातार जो बैठकों का दौर जारी है या फिर जो तस्वीर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है, एक के बाद एक मीटिंग्स की हो या बयानबाजी की हो, वो कहीं ना कहीं इशारा तो कर रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है महाराष्ट्र सरकार में। देखिए, इस चर्चा के आरंभ में महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 64वां आज का दिन है, 64 डेज, और इन दिनों के अंतराल में बहुत ही दुर्भाग्य है, हम सरकार को सहयोग करना चाहते हैं पर सरकार की ओर से एक नया सिंगल बेड तक सरकार ने नहीं बनाया। जो बीकेसी है, एनएसीआई है, रेसकोर्स है, वो क्वारंटाइन सेंटर है। बीकेसी में जो क्वारंटाइन सेंटर की बात की, उद्घाटन का नाटक किया, वो अब तक शुरू नहीं हुआ। ये सरकार अपनी खुर्ची की चिंता कर रही है। लोग तड़प तड़प करके अपने घरों में मरे जा रहे हैं। किसी भी मरीज को कोरोना पॉजिटिव हो नहीं हो, एक भी बेड नहीं है। आप अपने पत्रकार को मुंबई के किसी भी अस्पताल में भेजिए,
लोग ना बीएमसी के अस्पताल में बेड है, ना सरकारी है, ना प्राइवेट में, कहीं पर भी नहीं है। तो और सरकार बैठकें करे जा रही है। अब तक क्या करे थे? 64 दिन बीत चुके हैं, इसके भीतर आपने क्या किया? यह हो गई अस्पताल की हालत। डॉक्टर्स को पीपीए किट नहीं है। केंद्र सरकार इनको 10 लाख पीपीए किट दे चुकी है। वो कहां गए पीपीए किट? महाराष्ट्र में घर घर में भुखमरी का आरंभ हो चुका है। क्या किया सरकार ने? मोदी सरकार ने जो मुफ्त में अनाज दिया, वह अनाज तक ये महाराष्ट्र की सरकार लोगों तक अब तक पहुंचा नहीं पाई। 2 महीने से लोग घर पर बैठे हुए क्या खाएंगे? वो रिक्शा चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, जो दिहाड़ी मजदूर है, वो क्या खाएंगे? सरकार ने 64 दिनों के अंतराल में एक नए पैसे का पैकेज नहीं दिया। केवल मात्र मीडिया के सामने आती है, मीठी मीठी बातें करती है, आप गर्म पानी पियो, आप ये करो, वो करो। इससे क्या आदमी का पेट भरता है? अस्पताल में लोग तड़प तड़प करके मर रहे हैं। मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाइए, आप देखिए ट्वीट आज का। केएम अस्पताल की तस्वीर है, लाशों के ढेर पेशेंट के बगल में रखे जा रहे हैं। वो तस्वीर राम कदम जी हम सुबह से अपने टेलीविजन पर भी दिखा रहे हैं कि वहां पर क्या स्थिति है। शवों के बीच मरीजों का इलाज, कोरोना संक्रमित मरीजों का, जो कोरोना से मौतें हुई उन्हीं शवों के बीच वहां पर। तो ये तो व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों की। नहीं, क्या था कि हम मानते कि आपदा बहुत बड़ी आपदा है, पर ये 64 दिनों के अंतराल में अस्पताल बना सकते थे। इन्होंने कोई पैसे खर्च ही नहीं किए। ये सारे पैसे दबोच करके बैठे हैं, बार बार उंगली दबा दिखाते केंद्र ने क्या किया, केंद्र ने क्या किया। अरे केंद्र सरकार ने 28,000 करोड़ रुपए दिए। बीएमसी के पास 56,000 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में। क्यों ये इस्तेमाल नहीं करते? अभी इस आपदा में लोग भूखे मरे जा रहे हैं, लोगों को अस्पताल नहीं मिल रहे करके लोग तड़प तड़प करके मर रहे हैं, और महाराष्ट्र सरकार केवल बैठकें कर रही है। इनका एक भी मंत्री बंगला नहीं छोड़ता। आप दिखाइए इनका कौन सा मंत्री आपको अस्पताल में दिखा? शुरू के कुछ दिनों में इनके आरोग्य मंत्री दिखे आपको अलग अलग अस्पताल में, बाद में कौन सा मंत्री है? ना मुख्यमंत्री घर छोड़ते हैं, ना इनके कोई मंत्री घर छोड़ते, ना इनके गार्डियन मिनिस्टर उन जिलों में कोई नहीं है। पूरी तरह से महाराष्ट्र की जनता को इन्होंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। हम विपक्ष में बैठे, हम इनका सहयोग करना चाहते हैं। हम अभी भी कहते हैं कि महाराष्ट्र की भुखमरी रुकाइए, हम इनका अभिनंदन करेंगे। महाराष्ट्र के मरीजों को अस्पताल में आप एडमिशन दिलाइए, हम इनका अभिनंदन करेंगे। हम कोई विरोध की भूमिका में नहीं है, पर इनको सुझाव देने के बाद भी ये सुझाव का पालन नहीं करते। आज की ये स्थिति है, 3000 प्राइवेट एम्बुलेंसेस मुंबई में बंद है। सरकार ने 2 महीने में कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। मुंबई के 98% मुंबई और महाराष्ट्र के क्लिनिक बंद है। सरकार 2 महीने से चुप है। जो डॉक्टर्स आईसीएमआर के नियमों का पालन करते हुए, उसमें 5 नंबर का नियम ऐसा है, असिम्टोमेटिक पेशेंट्स का भी इन्होंने कोविड टेस्ट करनी चाहिए। अब जिसके घर पे माँ की, पिता की कोरोना के कारण मृत्यु हुई है, स्वाभाविक रूप से बेटे को, बेटी को होगा, उसकी टेस्ट ही नहीं करते ये। क्यों? ये आंकड़े छुपाना चाहते हैं। और जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि इसकी टेस्ट करना जरूरी है, ये महाराष्ट्र की सरकार उनको नोटिस भेज रही है कि तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। यानी आंकड़े छुपाने के लिए लोगों की जान के साथ खेलोगे आप। इसीलिए बहुत ही बद से बदतर हालात है कि महाराष्ट्र का बुरा हाल कोरोना काल में है, लेकिन क्या अब महाराष्ट्र सरकार भी बदहाल स्थिति में पहुंचने वाली है और सियासी संकट क्या उसके सामने भी खड़ा होने वाला है इस कोरोना काल में? क्योंकि तस्वीरें लगातार जो बैठक से जुड़ी हुई, जो बयानबाजी, वो इसी तरफ इशारा करती हुई। शुक्रिया आपका राम कदम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। राकेश लगातार मेरे साथ है। राकेश, इस मीटिंग को लेकर कोई और जानकारी अभी तक सामने आ रही है क्या? जी बिल्कुल, यही जानकारी जैसे कि मैं आपको बता रहा था शिरीन, की आखिर कैसे जो है बयानबाजी से बचा जा सके और जो सरकार की जो भूमिका है उसको इंटैक्ट रखा जा सके। इसी पर जो जोश और ठाकरे सरकार देने की यहाँ पर जो है फिराक में दिखाई देगी। इस वजह से ये मीटिंग्स का जो दौर है वो अब यहाँ पर शुरू दिखाई दे रहा है। ठीक है राकेश, और दूसरी तरफ एक अपडेट उस मामले से जुड़ा हुआ भी हम आपसे लेना चाहेंगे, जो तस्वीर भी इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो मजदूर इकट्ठा हुए थे, जो घर जाने पर अड़े हुए थे, क्या उसको लेकर कोई सुलह हो चुका है या लोगों को समझाने के लिए पुलिस कामयाब अभी हो पाई है? उनकी क्या स्थिति है अभी?
देखिए, दो तस्वीरें सामने आ गई थी शिरीन, एक सीएसटी की आ गई थी और एक लोकमान्य तिलक टर्मिनस की आ गई थी। तो सीएसटी के यहाँ से जो भीड़ है उससे समझा कर के वहां से जो है पृथक पृथक कर दिया गया है, लेकिन एलटीटी पर जो है अभी भी काफी संख्या में जो मजदूरों का जो भीड़ है वो अभी भी वहां पर डटी हुई है। ये लोगों का ये भी एक दलील है, कहना है कि हम जिस किराए के मकान में रहते थे हम वो मकान छोड़ करके आ चुके हैं, ऐसे में हम वापस जाएं तो कहाँ जाएं, आप हमें जगह बताइए। तो उनकी अपनी परेशानियां हैं, प्रशासन की अपनी परेशानियां हैं। अभी तक जो सुलह है उसका ये कोशिश की जाएगी किस तरीके से इसका जो सुलह किया जा सके। शिरीन, बड़ी परेशानी है मजदूरों के सामने भी, और ऐसे में वो जाएं तो जाएं कहां। सरकार से मदद की चूंकि गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन अपने घर जाने की भी वो इच्छा रखते हैं और इसीलिए यहां पर डटे हुए हैं। आप नजर रखिएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली के चाणक्यपुरी से आ रही है। इस इलाके में आईआरएस ऑफिसर ने सुसाइड किया है, अपने घर पर सुसाइड किया है। बताया जा रहा है कि परिवार वाले अस्पताल ले गए थे, तब डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। सुबह 9:37 पर पुलिस को हॉस्पिटल से इसे लेकर एक सूचना मिली। पुलिस मौके पर सुसाइड नोट भी बरामद करने पहुंची है। तो सुबह 9:37 पर पुलिस को हॉस्पिटल से इसकी सूचना मिली है। पुलिस मौके पर है, तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके से यह मामला सामने आया है। आईआरएस ऑफिसर ने सुसाइड किया। ऑफिसर ने आखिर घर पर सुसाइड किया, यह बताया जा रहा है। जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हम तक पहुंच रही है, परिवार वाले अस्पताल लेकर पहुंचे जहां मृत घोषित कर दिया गया। अब इसके पीछे की वजह तलाशने की कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से। एक सुसाइड नोट भी मिला है जो बड़ा एक क्लू दे सकता है इस मामले से जुड़ा हुआ कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। नीरज गौड़ मेरे साथ है। नीरज, और अपडेट दें इस खबर पर। जी बिल्कुल शिरीन, ये बताया जा रहा है कि 57 साल के केशव सक्सेना हैं जो कि 88 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं, और इनकी डेड बॉडी इनके जो घर से मिली है, जिसमें इन्होंने फांसी लगा रखी थी। और जैसे ही इसके परिवार वालों ने सुबह के वक्त देखा तो उसके बाद में इनको जो पास का अस्पताल है वहां पर लेकर गए और फिर डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि आईटीओ में एक आयकर विभाग है, वहां पर प्रिंसिपल कमिश्नर थे केशव सक्सेना, और चाणक्यपुरी के इलाके में ये लोग अपने परिवार के साथ रह रहे थे। और फिलहाल पुलिस को मौके से घर से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और आखिरकार क्या वजह थी इसको लेकर के भी जांच की जा रही है। जी ठीक है, नजर रखिएगा नीरज। फिलहाल शुक्रिया इस अपडेट के लिए, इस बड़ी खबर पर। वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मामले में आज भी दाखिल की जा सकती है 15 चार्जशीट। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.